रिसेंट में मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव ने एक ऐसा सवाल खड़ा किया है जिसे कुछ साल पहले तक कोई शायद पूछ भी नहीं रहा था। क्या दुबई अभी भी दुनिया का सबसे सेफ शहर है? क्योंकि जिस शहर को जीरो क्राइम और अल्ट्रा हाईटेक सिक्योरिटी का सिंबल माना जाता था, उसी दुबई पर हुए अटैक्स ने आज दुनिया को चौंका दिया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या वो सेफ हेवन अब खतरे में है? लेकिन इस डर और अनसर्टेनिटी के बीच में एक और सच्चाई छिपी हुई है। दुबई की कहानी सिर्फ तेल, गगनचुंबी इमारतों और लग्जरी लाइफस्टाइल की कहानी नहीं है। ये उस जिद्दी विजन की कहानी है जिसने एक छोटे से मछुआरे के गांव को जहां पर कभी मिट्टी के घर थे, उसे दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे ट्रस्टेड शहरों में से एक बना दिया। तो सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट जैसे अशांत इलाके में दुबई दुनिया का सबसे सेफ शहर बना कैसे? कैसे 200 से ज्यादा देशों के लोग आज भी अपने पैसे, अपना फ्यूचर और अपना भरोसा इस शहर पर दिखाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के ये हमले उस आलीशान सपने को हिला पाएंगे जिसे मखदूम डायनेस्टी ने भारी कर्ज और बड़े रिस्क पर लेकर खड़ा किया था? कैसे एक छोटा सा मछुआरों का गांव जो कभी मिट्टी के घरों में सिमटा था, आज दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के लोगों का भरोसा बन गया? क्या ये हमले दुबई के उस आलीशान सपने को तोड़ पाएंगे जिसे मखदूम डायनेस्टी ने अपने खून पसीने और भारी कर्ज के रिस्क पर खड़ा किया था? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे, बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। जो दुबई आज हम देखते हैं वो आज से कुछ 100 साल पहले तक एक वीरान टापू था। हिस्ट्री में पीछे जाएं तो पता चलता है कि जिस दौर में हमारे देश के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो रही थी, उस दौर में ये जगह मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के ट्रेड रूट के बीच में पड़ती थी। ये एरिया सुमेरियन सभ्यता के लोगों के लिए मगान के रूप में जाना जाता था। माना जाता है कि तब सुमेरियन सभ्यता के लोग यहाँ से तांबे और कांसे का इंपोर्ट करते थे। आगे चलकर 7वीं सदी में यह शहर पैगंबर मोहम्मद के शासन में इस्लामिक झंडे के नीचे आ गया। उससे पहले तक दुबई के लोग बजीर नाम के देवता की पूजा करते थे, लेकिन तब भी ये जगह वीरान टापू थी जहां बहुत कम लोग रहते थे। दुबई का सबसे पहला जिक्र 1095 में अरब जोग्राफर अबू अब्दुल्ला अल बकरी की किताब भूगोल में मिलता है। ठीक ऐसे ही एक वेनेशियन मोती व्यापारी गैस्पारो बल्बो ने साल 1580 में इस जगह को देखा था। तब उन्होंने इसे मोतियों के ट्रेड के लिए परफेक्ट पाया था और इस शहर को दिबेई नाम से मेंशन किया। लेकिन फिर भी इस टाइम तक इस जगह की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट होने की वजह से जो क्लाइमेट थी वो बहुत मुश्किल थी। तो ना तो यहाँ पर रहने लायक कंडीशन थी और ना ही ट्रेड करने लायक। फिर भी इस जगह की सिचुएशन बदलती है 19th सेंचुरी से, जब माना जाता है कि कुछ मछली पकड़ने वाले लोग इस जगह पर आकर बस गए और यहाँ पर फिशरी को डेवलप किया। फिर 19th सेंचुरी आते आते साल 1822 तक यह शहर बानी यास नाम की जनजाति के करीब 800 लोगों का शहर बन गया। यह शहर अबू धाबी के शेख तहन्नुन बिन शखबुत के कंट्रोल में आ गया। इस टाइम पीरियड के आसपास ब्रिटेन के एक नेवी ऑफिसर ने बताया कि दुबई में 1000 लोग रहते थे और इनके घर मिट्टी के बने होते थे, जहां ऊंट और बकरियां बिखरी हुई होती थी। शहर में 2 रास्ते थे, एक रास्ता खाड़ी की ओर तो दूसरा रास्ता रेगिस्तान में जाता था, जहां से दूसरे व्यापारिक रास्तों में जाकर यह मिल जाता था। साल 1833 में अबू धाबी में एक विद्रोह होता है, जिसके बाद अल बुफलासा नाम की जनजाति के सदस्य अबू धाबी से अलग हो गए। ये लोग यहां से निकलकर दुबई में जाके बस गए। इस माइग्रेशन में सबसे बड़ा नाम थे उबैद बिन सईद और मखदूम बिन बुट्टी। साल 1836 में उबैद की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मखदूम बिन बुत्ती ने मखदूम राजवंश की स्थापना की।
तब से लेकर आज तक यही राजवंश या डायनेस्टी दुबई पर रूल कर रही है और इसी डायनेस्टी ने दुबई को उस जगह पर पहुंचाया जहां पर आज दुबई दिखता है। दुबई के नए शेख मखतूम से कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि वो ट्रेड रूट पर पड़ने वाले दुबई की शांति को बरकरार रखेंगे। दुबई के शेखों ने फिर यही काम भी किया, लेकिन दुबई की इंपॉर्टेंस तब इतनी कम थी कि अंग्रेजों ने कभी भी इस जगह को डेवलप करने के बारे में सोचा ही नहीं। उनके लिए ये जगह बस एक हॉल्ट था जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज आकर रुकते थे। इसी टाइम पर ब्रिटेन इंडिया में बड़े पैमाने पर बॉम्बे को डेवलप कर रहा था, एक ट्रेडिंग सिटी की तरह। यहां पर रेलवे बनाया जा रहा था, यूनिवर्सिटी बन रही थी, लेकिन दुबई में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। यानी कि दुबई के शेखों के ऊपर ही दुबई का फ्यूचर टिका हुआ था। इन शेखों ने कई ऐसे स्टेप लिए जिसकी वजह से दुबई बिना ब्रिटिशर्स की हेल्प के डेवलप होता चला गया। 1892 में दुबई के 5वें शेख बनते हैं मखतूम बिन हशर अल मखतूम। इन्होंने ट्रेडर्स को एनकरेज किया कि वो दुबई में आकर रहें और यहाँ से ट्रेड करें। इसीलिए 1894 में कुछ ट्रेडर्स आकर दुबई में बसने लगे। फिर 1901 में शेख ने दुबई बंदरगाह को टैक्स फ्री कर दिया। इससे बड़े पैमाने पर यहाँ जहाज आकर रुकने लगे। लेकिन इस टाइम तक भी दुबई सिर्फ एक गांव के तौर पर जाना जाता था। हालांकि हशर अल मखतूम ने वो काम कर दिया था जिसकी बदौलत दुबई के आगे की राह आसान हो गई। साल 1912 में दुबई की हुकूमत शेख सईद बिन मखतूम के पास गई। ये वही शेख सईद बिन मखदूम हैं जिन्हें दुबई का फाउंडर भी समझा जाता है। उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। मोती इंडस्ट्री दुबई की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन अभी भी दुबई को एक शहर नहीं बल्कि गांव माना जाता था। हालांकि मखतूम राजवंश ने दुबई को और भी ज़्यादा डेवलप करने की कोशिशें करना नहीं छोड़ा। इसी कड़ी में साल 1958 में जब दुबई की गद्दी आई शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम के पास, तो फिर सब कुछ बदल गया। ये वही विजनरी शेख थे जिन्होंने दुबई को सच में एक गांव से एक शहर बना दिया। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र इतना आसान नहीं था। साल 1950 के दशक के आखिर तक आते आते दुबई के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे पार कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। दुबई क्रीक, जो इस शहर की ट्रेडिंग लाइफलाइन थी, वो मिट्टी और सिल्ट से भरती जा रही थी। क्रीक उथली हो रही थी और दुनिया के बड़े और मॉडर्न जहाज अब वहां रुक नहीं पा रहे थे। ट्रेड ठप होने की कगार पर था। शेख रशीद बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर इस क्रीक को गहरा नहीं किया गया तो दुबई का ट्रेड दम तोड़ देगा और ये शहर फिर से गुमनामी में खो जाएगा। उनके पास रुकने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उस वक्त पूरी दुनिया और खुद दुबई वालों को हैरान कर दिया। उन्होंने क्रीक को गहरा करने के लिए ब्रिटेन से लाखों पाउंड्स का कर्जा लेने का फैसला किया। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी तिजोरी खाली थी, जहां बिजली, पानी, इन सबकी किल्लत थी, उसका राजा अपनी सालाना आमदनी से कई गुना ज्यादा कर्ज ले रहा था। यह एक बहुत बड़ा जुआ था। उस वक्त लोग दबी जुबान में कह रहे थे कि शेख पागल हो गए। कुछ क्रिटिक्स ने इसे एक रेगिस्तानी राजा का डूबने वाला सपना कहा, तो कुछ ने कहा कि वो पूरे देश को कर्ज के ऐसे दलदल में ढकेल रहे हैं जिससे दुबई कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ब्रिटिश ऑफिसर्स भी इस प्रोजेक्ट को लेकर डाउट में थे। उस वक्त शायद शेख रशीद कई रातों तक सो भी नहीं पाए होंगे। उनके पास खोने के लिए सब कुछ था, उनकी इज्जत, उनकी गद्दी और उनके अपने लोगों का फ्यूचर। अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता तो दुबई इतिहास के पन्नों में एक गुमनाम, बर्बाद गांव बनकर रह जाता। लेकिन शेख रशीद को अपने विजन और अपने काम पर पूरा भरोसा था। कहते हैं कि जब आलोचकों ने उनसे पूछा कि इतना पैसा कहां से आएगा और कर्ज कैसे चुकेगा, तो उन्होंने बस एक बात कही थी, मेरे पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो रुक जाता है वो खत्म हो जाता है। हमें आज रिस्क लेना ही होगा ताकि हमारी आने वाली नस्लें चैन की सांस ले सकें। दुबई क्रीक नदी, जहां पर विदेशी जहाज रुकते थे, उस जगह को इन्होंने फिर और भी गहरा कराया। इसके पीछे की वजह थी कि शेख रशीद को पता था कि कम गहरी जगह होने की वजह से दुबई के पास बड़े और मॉडर्न जहाज नहीं रुक पाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन शेख रशीद ने सिर्फ यही काम नहीं किया। इन्होंने यूरोप की कई यात्राएं की और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से दुबई को डेवलप करने की कोशिश की। एग्जाम्पल के लिए, लंदन में बना अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने बड़े पैमाने पर दुबई का काया पलट कर देने का फैसला किया। उन्होंने ट्रेड से मिलने वाले पैसे से दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। बिजली की व्यवस्था से लेकर टेलीफोन फैसिलिटी और प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर इन्होंने पोर्ट्स को डेवलप करना शुरू किया। इन्होंने एक एयरपोर्ट भी बनवाया जिससे कि लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। कहते हैं कि उन्होंने इतने पैसे दिए इस प्रोजेक्ट पर कि दुबई की सालाना आमदनी से बहुत ज़्यादा पैसे थे और ये कर्जा भी लिया गया था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये रिस्की प्रोजेक्ट था, लेकिन शेख रशीद को अपने काम पर भरोसा था और आखिर में उनकी जीत भी हुई।
नदी के गहरा करने से अब बड़े बड़े जहाज दुबई के मार्केट में आकर रुकने लगे। इससे दुबई में गोल्ड मार्केट में भी उछाल आया, क्योंकि यहां पर सोना सस्ता मिलता था। यूरोप में दुबई को लेकर डिस्कशन होने लगे। एक ऐसा शहर जो रेत पर बसा है लेकिन फैसिलिटीज के नाम पर यूरोप के कई बड़े बड़े शहरों को टक्कर देता है। इस तरह दुबई लगातार अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा था और इसके बाद दुबई को छलांग लगाने का मौका मिला साल 1964 में। ये वो साल था जब दुबई की किस्मत बदल गई। इस साल दुबई में खोज होती है ऑयल की। वैसे ऑयल की खोज अचानक नहीं हुई थी, बल्कि 1930 के दशक से ही यहाँ पर खोज चल रही थी। हालांकि दोस्तों, दुबई में बाकी अरब देशों जितना तेल नहीं था, यानी कि दुबई में तेल से इकोनॉमी को लंबे समय तक नहीं चला सकते थे। इस बात को शेख रशीद ने बहुत अच्छे से समझा। शायद इसीलिए उन्होंने तेल मिलने की खबर पर कहा था कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ है और बुरी खबर यह है कि ये तेल बहुत कम है। शेख रशीद को समझ आया कि दुबई की इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। इसीलिए उन्होंने इस तेल से मिले पैसों का इस्तेमाल करना शुरू किया दुबई के लिए दूसरे कमाई के सोर्सेस पैदा करने में। रशीद ने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स को बुलवाया और एक मॉडर्न दुबई को डेवलप करना शुरू किया। वो दुबई को एक ऐसे शहर की तरह बसाना चाहते थे जिसे देखकर लोग कहें कि उससे ज़्यादा आलीशान और शानदार शहर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उस दौर में ऊंची बिल्डिंग्स बनाना बहुत मुश्किल काम होता था, इसीलिए दुबई ने कई गगनचुंबी इमारतें बनवाई। 1979 में दुबई में ऐसी एक बिल्डिंग बनवाई गई। शेख रशीद आगे कुछ और दुबई के लिए कर पाते, उससे पहले 1981 में उनकी मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद बिन अल मखतूम हैं, जो रशीद के बेटे हैं। रशीद बिन अल मखतूम ने अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाया और दुबई को मॉडर्न तरीके से डेवलप किया। रशीद का ही ये दिमाग है जिन्होंने दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने पाम आइलैंड, बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसने दुबई को एक टूरिस्ट सिटी बनाने में हेल्प की। टूरिज्म के साथ साथ दुबई ने यहाँ टैक्स में राहत देकर कई बड़े बड़े ऑफिसेज भी खुलवाए। यही वजह है कि आज दुबई की पूरी इकोनॉमी का सिर्फ 1% है जो ऑयल पर डिपेंडेंट है। बाकी 99% पैसा टूरिज्म और दुबई में मौजूद बड़े बड़े ऑफिसेज से आता है। शेख मोहम्मद बिन रशीद की विजनरी प्लानिंग और उनके पूर्वजों की सूझबूझ की वजह से ही दोस्तों आज दुबई, जो कभी एक गांव हुआ करता था, दुनिया का सबसे अमीर शहर बना हुआ है। दुबई में आज दुनिया के तकरीबन 1.5 करोड़ लोग नौकरी करते हैं। यही नहीं, दुबई में रहने वाले 80% लोग बाहर से आकर दुबई में सेटल हुए हैं। खुद भारत के 30 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरह से क्राइसिस का टाइम आया है, जिस तरह से ईरान इजराइल की लड़ाई शुरू हुई है, उससे दुबई पर भी थोड़ा सा रिस्क आया है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि दुबई पर आने वाला यह खतरा जल्दी ही सॉल्व कर लिया जाएगा। यूएई जो है वो लगातार लगा हुआ है कि दुबई और उसके जो शहर हैं उन पर इस तरह के अटैक ना हो। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या दुबई आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट के इस क्राइसिस के बीच में भी दुनिया के सबसे सेफ शहरों में से एक बना रह पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।